दोस्तों आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस एंड मेथोडोलॉजी जिससे हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, नेट हो, सिविल सर्विसेज हो या पीसीएस हो, कि हमें एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर लेना चाहिए। साइकोलॉजिकल एनालिसिस का मतलब ये है कि एग्ज़ाम क्या है, हमारे पास एग्ज़ाम में इन्वेस्ट करने के लिए कितना है और हमारा कंपटीशन क्या है और किस तरह से हमारी फिलॉसफी एग्ज़ाम के लिए बनी हुई है। ये बहुत आवश्यक है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। जो टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है, इसमें टीजीटी का सिलेबस मैं डिस्कस करता हूँ। जीव विज्ञान का जो सिलेबस है, जीरो कोड इसका है 06। इसमें नॉन कोड डेटा है। नॉन कोड डेटा के अंदर जिसमें आपको सीलेंट डेटा, एंटमी वेस्टिलिटी का ये हिरुडिनेरिया वगैरह ये सब मिलेगा। कोड डेटा है, इसमें ब्रैंकियोस्टोमा भी है, एम्फीबिया भी है, इसमें बर्ड्स भी हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, ये सभी कुछ है इसके अंदर। ये सेकेंड यूनिट है इसकी। इसके अंदर डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, एम्फियोक्सिस, फ्रॉग और चिक के अंदर डेवलपमेंट, मैमल्स के अंदर एक्स फीटल मेम्ब्रेन और उसका डेवलपमेंट, मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट, ये सब इस तरह के टॉपिक मिलेंगे। इकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, बायोस्टेट, फिजियोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, प्रोकैरियोट्स, ये है। तो इसमें हम देखेंगे कि हर एक यूनिट के अंदर सब यूनिट हैं। इसी तरह से बॉटनी के अंदर, वनस्पति शास्त्र के अंदर वायरसेस, वायरसेस के अंदर ये उसके बाद एल्गी, जिसके अंदर ओसिटोरिया, ग्लियोट्राइका, साइटोनीमा, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, उडोगोनियम, बेटरकोस्पर्मम, रेक्टोकार्पस, ये पूरा एल्गी का एक लाइफ साइकिल और पैटर्न है। ब्रायोफाइटा के अंदर रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, स्पेक्ट्रम, ये है। टेरिडोफाइट के अंदर साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्वेसिटम वगैरह ये हैं। और इसी तरह से देखो तो कुल मिलाकर के 12 यूनिट आती हैं और 12 के अंदर लगभग हर एक यूनिट के अंदर 1 दर्जन के करीब सब यूनिट्स हैं। तो एक यूनिट को पूरा करने के लिए हमें कम से कम 50 घंटे का समय चाहिए, क्योंकि ये सब ग्रेजुएशन का सिलेबस है और इसमें हर एक सिलेबस को कवर करने के लिए ग्रेजुएशन में भी यूनिट को पूरा करने के लिए 50 घंटे का टाइम दिया हुआ है। तो 12 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए हम देखें तो कितना टाइम चाहिए हमें। 12 यूनिट के लिए हमें कम से कम 600 घंटे चाहिए। एक बार मैं फिर आपसे रिपीट कर देता हूं कि जो सिलेबस इसका है वो ये है। फॉरेस्ट, बायोस्टेट यहां तक हो चुका था। इसके आगे का सिलेबस जो है ये फिजियोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, प्रोकैरियोट्स, बॉटनी के अंदर वायरसेस, ब्रायोफाइटा, एंजियोसोम्स, ये सब चीज़ें, ये कुल मिलाकर के यहाँ पर हमें लगभग 600 घंटे की तैयारी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। हम 4 घंटे भी तैयारी करें एक दिन के अंदर तो 150 घंटे हमें चाहिए। 150 घंटे का मतलब है
कि 5 महीने का टाइम हमें पूरा सिलेबस जो पीजीटी वाला चाहिए, इसमें टीजीटी के सिलेबस को ट्रेंड ग्रेजुएशन वाला हमें कम से कम 5 महीने का टाइम चाहिए। हमारे जो कंपटीटर्स होते हैं, आप ध्यान से देखें और ये बात भी बड़ी ध्यान से सुने कि जो सिविल सर्विसेज पीसीएस या नेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं कैंडिडेट्स, ये सिलेबस उनके सिलेबस का 30 से 40% हिस्सा बनता है। और क्योंकि हम लोग लगातार इस एग्ज़ाम को नहीं दे रहे हैं, कई साल बाद ये एग्ज़ाम होता है, और नेट का और पीसीएस का और सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हर साल होता है, तो ऐसे कैंडिडेट्स जो उन एग्ज़ाम की मुख्य परीक्षा भी लिख रहे हैं या नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके पास एक अपर हैंड होता है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, क्योंकि वो कंपटीशन में हमसे ज़्यादा एडवांटेज ले जाते हैं। उनका कम्पिटिटिव एम्पलीट्यूड जो होता है वो थोड़ा हमसे ज़्यादा होता है। और इस बार का यदि रिजल्ट देखें, जो एलटी ग्रेड के जो ज्वाइनिंग आई है, ज़्यादातर वे कैंडिडेट्स हैं जो नेट क्वालिफाइड हैं और नेट की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट जो नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनका प्रतिशत थोड़ा सा कम है। ज़्यादातर वे कैंडिडेट्स हैं जो नेट पास कर रहे हैं या फिर वो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि वो किसी न किसी तरह से इस एग्ज़ाम के सिलेबस को अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमारे कंपटीटर्स वो हैं। आप यदि उसमें से हैं तो आपके पास ही एक अच्छा एडवांटेज है, अन्यथा आपको ज़ीरो क्या माइनस से तैयारी करनी पड़ेगी। ये पाइथागोरस है, पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, उसको मैंने कोरिलेट करने की कोशिश करी है कि हम किस तरह से तैयारी करते हैं और कैसे हम रिजल्ट को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं अपने को। देखो, पाइथागोरस में क्या है कि यदि परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो कर्ण जो होगा हाइपोटेन्यूज वो 5 होगा। ये तभी होगा जब एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। यदि हम इस ट्राइंगल के अंदर एंगल को थोड़ा सा भी चेंज कर दें, 90 से कम या ज़्यादा कर दें, तो हम पाइथागोरस नहीं लगा सकते। तो यदि हम बेस को इंटेलिजेंस मान लें और परपेंडिकुलर को लेबर मान लें, तो बेस लेबर और इंटेलिजेंस लेबर और रिजल्ट में वही कोरिलेशन होता है जैसे पाइथागोरस थ्योरम में बेस परपेंडिकुलर का और कर्ण का, हाइपोटेन्यूज का। तो यदि हम लेबर कम रखते हैं, इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो भी हमें वही रिजल्ट मिल सकता है। और यदि हमारी इंटेलिजेंस ज़्यादा है, लेबर कम करते हैं, तो भी हमें रिजल्ट मिल सकता है। इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किस तरह से हुआ है, आपने कितनी मेहनत उसमें करी है और आपका लेवल क्या है, और ख़ास करके कंपटीटर्स के देख करके आपके कंपटीटर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इस बात पे डिपेंड होता है सिलेक्शन का होना। हम कई बार कहते हैं हमने बहुत मेहनत करी और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या हम अपने कंपटीटर्स के बारे में जानते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है? वो 8 साल से 10 साल से लगातार एग्ज़ाम को लिख रहे हैं और वो हमेशा हम अच्छा परफॉर्म करते हैं हमसे। तो उनको भी ध्यान में रख करके आप कंपटीशन के लिए तैयारी करें। और ये जो पॉइंट है, ये है 90 डिग्री का एंगल, यानी कि डिसिप्लिन। हमारा यदि डिसिप्लिन है, हम डिसिप्लिन में तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें सफलता मिलेगी। हम अपने उसको 3, 4, 5 के कोरिलेशन में, पाइथागोरस के कोरिलेशन में देख सकते हैं। लेकिन यदि हमारा अनुशासन जो है, 90 डिग्री का जो कोण है, ये अनुशासन को शो करता है। यदि हमारा अनुशासन कम है तो हम परिणाम नहीं ले सकते। अनुशासन का मतलब ये है कि यदि 4 घंटे की क्लास है तो 4 घंटे की क्लास में आपका मटेरियल होना चाहिए। ये नहीं कि 4 घंटे की क्लास में हमने 2 घंटे क्लास करी और 2 घंटे हमने उसके वेस्ट कर दिए, तो वो क्लास नहीं मानी जाती। 4 घंटे की क्लास आपका बिल्कुल एनरिच्ड क्लास होती है, वो होनी चाहिए, जिसमें आपका सब्जेक्ट ही डिस्कस होना चाहिए, सब्जेक्ट से बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से रिवीजन के लिए आपने जो टाइम टेबल बनाया है रिवीजन का 4 घंटे की क्लास के लिए, ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से उसको रिवाइज कर लेंगे। आपको इक्विवेलेंट टाइम कम से कम 4 से 5 घंटे वो चाहिए, रिवीजन के लिए चाहिए, तब वो चीज़ें आपकी टिप्स पे आनी शुरू होगी। तैयारी का जो ग्राफ होता है वो सिग्मॉइड कर्व की तरह होता है, जैसे पॉपुलेशन का होता है कि टाइम जैसे बढ़ता चला जाता है तो ये शुरू में तो धीमा होता है लेबर, फिर जैसे जैसे टाइम चलता चला जाता है तो एकदम से बढ़ता है। ये होती है लॉग फेज। तो लॉग फेज में हमारा सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है और इसमें ज़्यादातर क्रैश भी होने का डर होता है, क्योंकि हम उस भार को संभाल नहीं सकते।
और फिर बाद में जा करके जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो तैयारी स्टेबलाइज हो जाती है, यानी कि वो तैयारी फिक्स हो जाती है, उसका लेवल, लेबर का लेवल नहीं बढ़ पाता, हम एक आउटपुट उससे ज़्यादा नहीं दे पाते, तो वो फिक्स्ड है। अब बात आती है कि यदि सिलेक्शन का जो पॉइंट है वो हमारे स्टेबिलिटी पॉइंट से ऊपर है या नीचे है, ये होता है कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यदि हमारा सिलेक्शन पॉइंट, हमारा जो स्टेबिलिटी पॉइंट है जिस पर हमने मेहनत करी और उससे ज़्यादा हम मेहनत में नहीं बढ़ पाए, यदि सिलेक्शन पॉइंट उससे नीचे है तो हमें हमेशा सिलेक्शन मिलेगा। मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मैं नायब तहसीलदार की पोस्ट में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पर, और जब मैंने 2000 में ज्वाइन किया तो उसी वर्ष मेरा मुख्य परीक्षा का भी था। मैंने ज्वाइन किया था 26 जुलाई को, तहसील में ज्वाइन की थी ट्रेनिंग के बाद, और उसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम था वो अगस्त में शुरू था, शायद अगस्त के फर्स्ट वीक से शुरू होना था, तो टाइम नहीं था हमारे पास। तो जो हमारी तैयारी थी हमने उसी तैयारी पर एग्ज़ाम दिया, और मैं आपको मार्कशीट दिखाऊंगा। मेरे जो रिटिन में मार्क्स थे उस समय 771 नंबर थे, और नेक्स्ट टाइम जब मैंने बिना किसी उसके तैयारी के एग्ज़ाम दिया तब भी मेरे 771 ही नंबर आए, और नेक्स्ट टाइम भी मुझे सिलेक्शन मिला। तो वो पॉइंट था कि जब मेरा जो स्टेबिलिटी पॉइंट था, सिलेक्शन पॉइंट उससे नीचे है। मैं हर बार एग्ज़ाम देता था, प्री पास हो जाता था, मुख्य परीक्षा और फाइनल मुझे 3 बार वहाँ पर अपने सिलेक्शन के बाद 2-3 बार मुझे सिलेक्शन मिला, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मैं जिस जॉब में था मैं सेटिस्फाइड था, मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। ये तो बात ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि कई बार हमारा जो सिलेक्शन पॉइंट होता है वो हमारे लेबर का जो सैचुरेशन पॉइंट होता है उससे ऊपर चला जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो सिलेक्शन होता है वो हमेशा मार्जिन पे चला जाता है। कोई कहता है कि 4 नंबर से रुका, कोई 3 नंबर से, कोई 2 नंबर से, ये मार्जिन पे सिलेक्शन रुकता है। ये डिपेंड करता है कि सिलेक्शन पॉइंट हमारे सैचुरेशन पॉइंट से कितना ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यदि हम ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं तो हमें तैयारी को दोबारा से शुरू कर लेना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं फाइनल एग्ज़ाम में पहुंचता था, सिविल सर्विसेज और इसके पीसीएस के इंटरव्यू तक पहुंचता था, लेकिन मेरा सिलेक्शन हमेशा 4 या 5 या 8-10 नंबर से रुकता था। फाइनली इंटरव्यू में मुझे अच्छे नंबर मिलते थे और रिटिन में मेरे कम नंबर होते थे, और खासकर बॉटनी के अंदर मेरा बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट रहा करता था। तो मुझे एक मेरे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मिले, उन्होंने फिर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि आपका लिखने का तरीका अच्छा नहीं है, आप लिखने के तरीके में सुधार करें, और उन्होंने मुझे लिखने का पैटर्न बताया, और उसके बाद फिर मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया मुझे सिलेक्शन मिला। सिविल सर्विसेज के अंदर 5 क्वेश्चन लिखने के लिए आते थे। मुख्य परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होते थे। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिमिनरी तो ऑब्जेक्टिव होता था। मुख्य में जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आते थे उसमें मेरा हमेशा 5 में से 3.5 क्वेश्चन अच्छे होते थे। 1.5 क्वेश्चन मेरे से कभी पूरे अच्छी तरह से नहीं लिखे गए। जैसे वो वर्ड लिमिट्स होती थी तो 200 शब्दों की जगह 50 शब्द लिख दिए, 60 शब्द लिख दिए, तो उससे पेपर कंप्लीट नहीं होता था। तो उसकी वजह से मेरा हमेशा इंटरव्यू तो कॉल हो जाता था, लेकिन रिटिन में मुझे कम नंबर की वजह से सिलेक्शन नहीं मिलता था। तो फिर उन्होंने मुझे मेथड बताया, और मैंने उस मेथड से अपने नोट्स को फिर रिवाइज करा, और उसके बाद मुझे हमेशा सिलेक्शन मिलता चला गया। और मैंने जो राजस्थान की पीसीएस की जो एग्ज़ाम दिया था वो 98 में दिया था, और मुझे वो मार्गदर्शन 95 के करीब मिला था। और मुझे नोट्स को रीअरेंज करने में 97 में मैं 2 साल मुझे लग चुके थे, क्योंकि हर एक नोट्स को मैंने उसी फ्रेम में वर्ड्स लिमिट्स क्या देनी है, किस तरह से उसको क्या उसमें से कट करना है, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है वो 4000 शब्द का होता था, और वहाँ पर सिर्फ 200 शब्द लिखने होते हैं। तो 3800 शब्द कौन से ऐसे निकाले जाएं बाहर कि जो 200 शब्दों में समाहित हो जाएं। तो ये उसके अंदर व्हाट टू लिव एंड व्हाट टू नॉट टू लिव, इट इज़ द मेजर डिसीजन मेकिंग। तो इसी से तैयारी में ये होता है कि हमें अपना पूरा एक स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए कि हम कितना उसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारी कंडीशन क्या है और हमारे कंपटीटर्स क्या हैं। उस अवस्था में आप प्रिपरेशन की तैयारी करें और अपने आप को एक डिसिप्लिन वे में लेके चलें कि जो 4 घंटे नहीं हैं वो 4 घंटे कभी नहीं हो सकते। हमें अपना बेस देख लेना चाहिए कि हमें कितने घंटे की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं
जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी फ्रेश पीजी कर रहे हैं, और वो उनको तो एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो किसी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर ये सिलेबस नहीं हो, तो आपको दोबारा से फ्रेश तैयारी करने में ही फ़ायदा रहेगा। तो अब मैं उनसे बात करता हूँ कि जो जॉब कर रहे हैं, तो 6 से 8 घंटा तो वो जॉब में दे देते हैं, 4 घंटे की तैयारी के लिए तो 12 घंटे का टाइम वो चाहिए, और जॉब में आने जाने के लिए उन्हें 1 घंटा आने में और 1 जाने में, तो उनका जो पूरा दिन होता है 13 घंटे के लिए वो दिन हो जाएगा। एक तो उनको ये पूरा एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि जॉब के साथ रहते हुए कैसे तैयारी करें, क्योंकि जॉब का बर्डन वो तैयारी पे आता है और तैयारी बर्डन के साथ नहीं हो सकती। तो वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट लें, एक्स्ट्रा केयर रखें कि हम जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन करें। मेरे साथ जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऐसे भी रहे हैं अभी, जो नेट की तैयारी जो कर रहे थे, जिनको अभी LT ग्रेड में सिलेक्शन मिला है, डिग्री कॉलेज में वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि वो जॉब में या किसी डिग्री कॉलेज के अंदर MSc परस्यू कर रहे थे, तो उसके साथ वो वहाँ की क्लास के साथ साथ भी वो नेट की तैयारी कर रहे थे। उनको नेट में भी सिलेक्शन मिला और वो यहाँ पर भी सेलेक्ट हुए हैं। तो उनका पूरा दिन का जो वो था, वो 15 से 16 घंटे के करीब का उनका पूरा एक्टिविटी हो जाती थी। तो टाइम बिंग उन्होंने सेक्रीफाइस किया और अब उनको परिणाम मिल रहा है। वो अब अच्छी तरह से अपने गवर्नमेंट जॉब को कर रहे हैं। तो ये लेबर और टाइम का मैनेजमेंट है। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आई हैं TGT PGT की तैयारी करने के लिए, कराने के लिए। तो मैंने प्लान किया है कि मैं ऑनलाइन गाइडेंस ऐसे कैंडिडेट्स को जो PGT TGT की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास बायोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी सब्जेक्ट है, उनको मैं तैयारी कराऊंगा। वो चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9457271816, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये तैयारी ऑनलाइन ही हो पाएगी, मैं ऑफलाइन तैयारी नहीं करा पाऊंगा इस बार। तो ये वो पहले से अपना सोच लें, क्योंकि ऑनलाइन तैयारी ऑफलाइन से इसलिए भी अच्छी है क्योंकि जो वर्किंग पर्सन्स हैं, सपोज कीजिए मेरे पास जो नेट की तैयारी के लिए बड़ों से स्टूडेंट आते थे, मेरा सेंटर मेरठ में है, तो उनके 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में वो खर्च होते थे, और फिर 2 से 3 घंटे की क्लास होती थी, तो 5 घंटे उनके लगते थे। 5 में से 5 से 6 घंटे लगते थे, जिसमें 4 घंटे उनका लगभग टाइम जो है वो आने जाने में खर्च होता था प्रतिदिन। तो ऑनलाइन में ये जो प्रिपरेशन करने में ये सब रुक जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है कंटिन्यूटी मिल सकती है इसमें, क्योंकि मेरा जो पैटर्न है, मैं क्लासेस पंक्चुअल लेता हूँ, रेगुलरली लेता हूँ, और जो सिलेबस है मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। तो 4 डे आवर्स पर डे का लगभग क्लास का ड्यूरेशन हो सकता है। इनिशियली ये 2 आवर्स का होगा, धीरे धीरे ये 4 आवर्स का भी होगा, डिपेंड करता है कि हमारा एग्ज़ाम कब है। यदि ये एग्ज़ाम ये विदिन 6 मंथ है तो 2 आवर्स पर डे के हिसाब से भी 4 आवर्स भी पर डे के हिसाब से भी हो सकता है। 1 ईयर का है तो 2 आवर्स पर डे, विदिन 6 मंथ है तो 4 आवर्स पर डे, और विदिन 3 मंथ्स है तो वी हैव टू गिव मोर टाइम फॉर दिस क्लासेस। क्योंकि इस एग्ज़ाम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि जो हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उसमें ये सिलेबस कहीं भी कवर नहीं होता। जो 12th तक के टीचर्स हैं, जो किसी 12th तक के स्कूल में पढ़ा रहे हैं शिक्षक, वो कभी भी एंटोमीवेस्टोलिटिका, पैरामीशियम, हर्डमानिया, ब्रैंकियोस्टोमा, ये कहीं उस सिलेबस पे नहीं है। जो ग्रेजुएशन में पढ़ा रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस आसान है, लेकिन जो 12th तक पढ़ा रहे हैं, 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं जो टीचर्स, और वो TGT PGT की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये सिलेबस कहीं भी आपको पढ़ाने के नहीं मिलता। लेकिन जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं वो कैंडिडेट्स हमेशा इस टॉपिक को पढ़ के जाते हैं, तो इसलिए उनके साथ कंपटीशन हमारा जाता है, उनके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें उस लेवल पर भी सोचना चाहिए। मैं सोचता हूं कि आपको ये जो साइको एप्टीट्यूड जो एनालिसिस है प्रिपरेशन का, मैथोलॉजी का,
और ये कुछ पसंद आएगा तो आप इस पर सोचें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं अभी तक, क्योंकि मैं नेट की तैयारी में बिजी था, 21 तारीख को नेट का एग्ज़ाम में, तो उनसे मैंने यही बात की थी कि मैं आपसे अपने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू बात करूंगा। आपको मैं मैथडोलॉजी बता सकता हूं। यदि आप डिसिप्लिन वे में मैथडोलॉजी को एग्री करते हैं तो फिर मुझसे कांटेक्ट करें। गुड लक, थैंक यू।